आज हम लोग इन शॉर्ट सीरीज में बात करने वाले हैं एग्रोबैक्टीरियन ट्यूमिफेशन की, टाई प्लाज्मिड की और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। देखिए, ये बैक्टीरिया बड़ा फेमस है। इस बैक्टीरिया के अंदर एक टाई प्लाज्मिड पाया जाता है और इस टाई प्लाज्मिड की हेल्प से हम प्लांट्स में ट्रांसजीन इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। मतलब ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने का एक इंपॉर्टेंट टूल है। इस सारी कहानी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये बैक्टीरिया अपने टीडीएनए को कैसे ट्रांसफर करता है प्लांट के जीनोम में। कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे प्रोटीन इन्वॉल्व हैं। ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है। ये तो याद भी नहीं हो पाएगा। अरे चिंता मत करो भाई, अभी हम चीजों को आसान कर देते हैं। तुझे मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया? पार्टनर अब बोल ही दिया तो देख। देखिए, एग्रोबैक्टीरियन ट्यूमिफेशन एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। लगभग सभी जगह पर पाया जाता है सोयल में। ये केवल डाइकोट्स को इन्फेक्ट करता है और इन्फेक्ट करने के बाद में क्राउन गॉल नाम की डिजीज कॉज करता है। इस डिजीज को कॉज करने की कैपेबिलिटीज टाई प्लाज्मिड के अंदर पाई जाती हैं जो इसी बैक्टीरिया के जीनोम में मिलता है। मतलब हम कह रहे हैं कि इस बैक्टीरिया का अपना खुद का जीनोम तो है ही, लेकिन साथ में एक प्लाज्मिड और है जिसे हम टाई प्लाज्मिड बोलते हैं। आमतौर पर 200 से लेकर के 800 केबी के आसपास तक का साइज होता है। अच्छा खासा बड़ा टाई प्लाज्मिड है। इस बैक्टीरिया का एक कजन भी है, एग्रोबैक्टीरियम रैजोजिन्स। ये भी ग्राम नेगेटिव है, यूबिक्विटस है, सॉयल बैक्टीरिया है, डाइकोट को इन्फेक्ट करता है, लेकिन बीमारी जो कोज करेगा उसका नाम है हेयरी रूट फॉर्मेशन। और इसके पास भी एक प्लाज्मिड है, राई प्लाज्मिड। हालांकि ये प्लाज्मिड भी काफ़ी सारे ट्रांसजेनिक एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल किया गया, लेकिन ज़्यादा बढ़िया इस्तेमाल होने वाला टाई प्लाज्मिड है। टाई प्लाज्मिड को देखें तो उसमें एक खास तरह का रीजन पाया जाता है जिसे हम लोग टीडीएनए बोलते हैं। अप्रोक्सीमेटली 25 केबी के आसपास का रीजन है। और इस रीजन में एक तो इंपॉर्टेंट है राइट बॉर्डर और दूसरा है लेफ्ट बॉर्डर। बड़ी इंपॉर्टेंट डीएनए की सीक्वेंसेस हैं। इन्हीं की हेल्प से ये अपने डीएनए को ट्रांसफर करेगा प्लांट के अंदर। साथ ही यहाँ ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ओपाइन की जीन पाई जाती हैं। देखिए, ऑक्सिन प्लांट हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी प्लांट हार्मोन है। और क्योंकि ये दोनों जीन यहाँ प्रेजेंट हैं और इस डीएनए को प्लांट के जीनोम में इंटीग्रेट किया जाएगा, तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों उस प्लांट सेल के अंदर बनते जाएंगे। और जब ये दोनों हार्मोन्स बराबर मात्रा में अवेलेबल होते हैं तो भाई प्लांट की सेल डिफ्रेंशिएट करना भूल जाती हैं और नतीजा सेल डिवाइड तो करती जाएंगी लेकिन अनडिफ्रेंशिएटेड मास के रूप में। और इसी की वजह से हमें ये क्राउन गॉल डिजीज देखने को मिलती है। अब रही बात ओपाइन की, तो ओपाइन एक कार्बन नाइट्रोजन सोर्स के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन प्लांट के लिए नहीं, बैक्टीरिया के लिए। एक तरीके से बैक्टीरिया प्लांट की सेल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उनको जबरदस्ती डिवाइड करवा रहा है और उनसे ये ओपाइन नाम का केमिकल बनवाता है। इसी प्लाज्मिड के अंदर ओपाइन कैटाबोलिज्म की भी जीन होती है। इन्हीं जीन से बनने वाले एंजाइम्स ओपाइन को कैटाबोलाइज करके उसे कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और इस तरीके से बैक्टीरिया अपना खाना खुद का बनवा रहा होता है प्लांट की हेल्प से और भाई मजे ले रहा होता है। इस सारी कहानी में वर जीन का बहुत बड़ा रोल है और ये जीन भी प्लाज्मिड में अवेलेबल है। नोटिस कीजिएगा, टीडीएनए के अंदर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपाइन, राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर अवेलेबल है, जबकि टीडीएनए से बाहर ओपाइन की कैटाबॉलिज्म, वर जीन्स और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ताकि प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियन ट्यूमिफेशन में रेप्लिकेट भी कर सके। वर जीन रीजन में अप्रोक्सीमेटली 25 के आसपास जीन ऑर्गेनाइज्ड हैं। इनमें से एक जीन का नाम है वर ए। वर ए प्रोटीन जब बनता है तो एग्रोबैक्टीरियम की मेम्ब्रेन पर चला जाता है और वहां से प्लांट डैमेज होने के दौरान जो फिनोलिक कंपाउंड्स क्रिएट होते हैं उनमें से एक है एसिटोसिरिंगोन। इसको बैक्टीरिया के अंदर लेके आता है और बाद में वर जी नाम के एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को फॉस्फोरिलेशन करा करके एक्टिवेट कर देता है। वर जी जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये बाकी बची हुई वर जीन्स को भी एक्टिवेट कर देता है। उनमें से एक वर D2 भी है। वर D2 एक एंडोन्यूक्लियस इंटीग्रेस एंजाइम है। यही है जो टीडीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को काट करके निकालेगा और अल्टीमेटली उसे लेके पहुंचेगा प्लांट के जीनोम तक और प्लांट के जीनोम में इंटीग्रेट भी कराएगा। इसलिए ये एक एंडोन्यूक्लियस भी है और ये इंटीग्रेस भी है। याद रखिएगा, टीडीएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंड के रूप में बाहर निकलता है। देन इसके साथ ही वर E2 ये एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है। देखिए, डीएनए जब भी कभी सिंगल स्ट्रैंड होगा किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो वो डिग्रेड हो सकता है। उसको बचाने के लिए ये प्रोटीन उसे ढक लेता है, वर E2। और ये ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन प्लांट सेल के अंदर काफी हेल्प करता है उसके प्रोडक्शन में। सिमिलरली वर E1 नाम का प्रोटीन एक मोलिकुलर चैपरोन है और ये वर E2 की हेल्प करता है। वर D2 और E2 ये दोनों मिलकर के ही टीडीएनए को
प्लांट के न्यूक्लियस के अंदर तक लेके जाएंगे और उसे इंटीग्रेट करवाएंगे। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन और भी है जिसका नाम है वर्बी, और वर्बी है जो बैक्टीरिया और प्लांट के सेल के बीच में चैनल क्रिएट करेगा जिसके थ्रू बैक्टीरिया का टीडीएनए प्लांट के अंदर एंटर कर जाएगा। बड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा ना, इन सब नामों को याद कैसे करेंगे हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, हम अब प्रोसेस को शुरू करते हैं। लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि मोनोकोट और डाइकोट में फर्क क्या होता है। ओके, तो चलो पहले मोनोकोट और डाइकोट के फर्क को देख लेते हैं। देखिए, जब प्लांट जर्मिनेट करते हैं, सबसे सिंपल डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो जहां आपको 2 कोटिलिडन्स निकलते हुए दिखाई दें, ये डाइकोट्स कहलाते हैं, और जहां सिंगल एक क्लिप्टाइल बाहर निकल करके आता है, ये मोनोकोट होते हैं। आमतौर पर गेहूं, मक्का, जिस तरह की फसलें होती हैं, ये सब मोनोकोट है, और बाकी जो पेड़ होते हैं, बड़े पेड़ जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ज्यादातर ये डाइकोट की श्रेणी में आते हैं, बशर्ते कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स हो और दूसरा ये जिम्नोस्पर्म ना हो। अब नेचुरल एनवायरनमेंट में पेड़ों को हम देखते हैं कि कई तरह के नुकसान होने के चांसेस रहते हैं, जानवरों के द्वारा, हमारे द्वारा, मतलब बायोटिक मेथड्स के द्वारा या अबायोटिक मेथड्स के द्वारा भी। और दूसरी बात, प्लांट्स घर के अंदर तो रहते नहीं है, वो हमेशा मिट्टी में ही ग्रो करते हैं, तो उनके आसपास मिट्टी हमेशा अवेलेबल रहती है। और मत भूलिए, इसी मिट्टी के अंदर तो एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेशन भी अवेलेबल है। चलिए अब हम लोग प्लांट के अंदर चलते हैं, ये समझने के लिए कि ये पूरी प्रोसेस कैसे काम करती है। सबसे पहली बात, किसी प्लांट के अंदर कोई चोट पहुंची, जब भी प्लांट को चोट पहुंचेगी तो वो कुछ फेनोलिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करता है। उन फेनोलिक कंपाउंड में से एक का नाम है एसिटोसिरिंगोन और दूसरे का नाम है हाइड्रोक्सी एसिटोसिरिंगोन। ये दोनों केमिकल्स प्लांट बाहर रिलीज करना शुरू करता है आसपास मिट्टी में, और वहीं पर मौजूद थे आपके एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेशन। तो जैसे ही ये केमिकल्स एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेशन को मिलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है और अपने टीडीएनए को प्लांट के सेल में इंटीग्रेट करा देता है, और नतीजा क्राउन गॉल ट्यूमर बन गया। चलिए इस सारी कहानी को हम लोग प्लांट के सेल के अंदर और बैक्टीरिया के सेल के अंदर चल के मॉलिक्यूलर लेवल पर समझते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि प्लांट की चोट लग जाने के बाद हमें कुछ खास फिनोलिक कंपाउंड्स देखने को मिले, जैसे कि एसिटोसिरिंजोन, और बैक्टीरिया के सरफेस पर वर ए प्रोटीन अवेलेबल है। भाई शुरुआत का अल्फाबेट है ए और सबसे पहला मॉलिक्यूल भी यही है। तो जैसे ही ए को ये फिनोलिक कंपाउंड मिलते हैं, वो वर्जी नाम के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पर फॉस्फेट ऐड करके उसको एक्टिवेट कर देता है। नतीजा, वर्जी अब मेरे पूरे वर ऑपरेंड को एक्टिवेट कर डालेगा और इससे डिफरेंट काइंड के वर प्रोटीन्स बनने शुरू हो जाएंगे, एफ, ई, डी, D1, D2। इसी में से वर D2 अब टीडीएनए में से एक सिंगल स्ट्रैंड को तोड़ करके बाहर निकाल लेगा और ये सिंगल स्ट्रैंड को लेकर चल देगा प्लांट सेल के लिए। लेकिन प्लांट सेल में एंटर कराने के लिए एक चैनल चाहिए, और ये चैनल बनता है वर बी नाम के प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस से। तो वर बी है जो चैनल्स क्रिएट कर रहे हैं। वर D2 इस डीएनए को लेकर के अंदर आ जाता है, साथ में वर E2 भी आ गया, और इमीडिएटली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि टीडीएनए था, इसको ढक लिया गया इस वर E2 के द्वारा। देन ये दोनों मिलकर के इसे लेके पहुंचते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस में अब सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए को या तो डायरेक्ट प्लांट के अंदर जोड़ देंगे या इसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करने के बाद में प्लांट के अंदर इंटीग्रेट करा देंगे। चाहे किसी भी तरीके से हुआ हो, लेकिन अल्टीमेटली अब ये टीडीएनए प्लांट के डीएनए का पार्ट है। और तुम्हें याद है ना, इसके अंदर ऑक्सिन की जीन अवेलेबल है, साइटोकाइनिन की जीन अवेलेबल है, और साथ में जीन अवेलेबल है ओपाइन के लिए। तो नतीजा, इस प्लांट सेल के अंदर ये तीनों केमिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। बैक्टीरिया यहाँ बैठे हुए ही हैं पास में, तो प्लांट के सेल से जब ये जीन एक्सप्रेस करना शुरू करती हैं, तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की वजह से अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ शुरू हो गई, और ओपाइंस की वजह से एंजाइम्स ने ओपाइन बनाने शुरू कर दिए, जिसे बैक्टीरिया बड़े आराम से खाता है और खुशी खुशी रहता है। तो ओवरऑल प्रोसेस दिखने में बेशक कॉम्प्लिकेट थी, लेकिन इतनी भी कॉम्प्लिकेट नहीं है। याद रखिएगा, ए से कहानी को शुरू करना है, जो एसिटोसिरिंगोन को पहचानता है, जी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, वर जीन्स एक्टिवेट हो गई, D2 ने सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को बाहर निकाल लिया और लेके पहुंच गया प्लांट की सेल के अंदर। लेकिन उसे वहां तक पहुंचाने का काम किया चैनल्स ने, और चैनल्स थे वर बी के, और साथ में एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन भी आया, वर E2 और D2 दोनों लेके पहुंचे न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस में उसे इंटीग्रेट करा दिया। जहां पर वर D2 का काम था एंडोन्यूक्लियस और इंटीग्रेस का, और वर E2 का काम था सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन का। इस सारी कहानी में एक इंपॉर्टेंट बात और भी है। हमने कहा था कि यहाँ ओपाइंस बनते हैं। ये ओपाइंस अनयूजुअल केमिकल्स हैं। आमतौर पे ये कंडेंसेशन के द्वारा बनते हैं, अमीनो एसिड प्लस कीटो एसिड को जोड़ करके, या फिर अमीनो एसिड प्लस शुगर को जोड़ करके ये कंपाउंड बनाए जाते हैं। 3 तरह के ओपाइंस जनरली हमें देखने को मिलते हैं, ऑक्टापाइन,
नोपालाइन और एग्रोपाइन। अब ये कौन सा ओपाइन होगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि एग्रोबैक्टीरियम टेमिफेशन का स्टेन कौन सा आया। अब चाहे कोई सा भी ओपाइन हो, लेकिन है तो ये कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स फॉर द बैक्टीरिया, प्लांट इन्हें यूटिलाइज नहीं करता। एक दूसरी खास बात ये भी है कि जब भी कभी D2 इस डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड को काट के अलग करेगा तो राइट बॉर्डर से शुरुआत करेगा हमेशा। इसलिए जब हम ट्रांसजेनिक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो हम लोग ये ऑक्सिन की जीन, साइटोकाइनिन की जीन, ओपाइन की जीन हटा देते हैं और अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट राइट बॉर्डर की बगल में लगा देते हैं। हमने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये भी देखा कि अगर लेफ्ट बॉर्डर की सीक्वेंस को मैं डिलीट भी कर दूं तब भी इस प्रोसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इंटीग्रेशन के लिए, इस पूरी कहानी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है राइट बॉर्डर सीक्वेंस। और आपको जब भी जीन ट्रांसफर करनी होगी तो आप जब भी कंस्ट्रक्ट तैयार करेंगे तो राइट बॉर्डर के बाद आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट के बाद आप मार्कर जीन का इस्तेमाल करेंगे एंड फिर अगर आपको लेफ्ट बॉर्डर की सीक्वेंस ऐड करनी है तो आप लेफ्ट बॉर्डर की सीक्वेंस को ऐड कर सकते हैं। यह भी याद रखना है कि जो राइट बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस है ये 25 बेस पेयर के रिपीट्स होते हैं और ये रिकॉम्बिनेशन में रोल निभाते हैं। अब जब ये सारी कहानी हमने समझ ली है तो चलिए कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन कितने काम की थी। कितने आदमी थे? Question number 3. Given below are 4 statements related to agrobacterium mediated transfer of tDNA into plant cell. इसमें एक स्टेप दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड tDNA बाय वर D1 D2 प्रोटीन्स। बी है इंटरेक्शन ऑफ वर E2 विद VIP एंड वर E3। देन सी है यूज ऑफ वर B, वर D4 टाइप 4 सिक्रेशन सिस्टम और डी है एक्टिवेशन ऑफ वर A, वर G कॉम्प्लेक्स। हमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बतानी है। तो आपको याद होगा सबसे पहला जो काम है वो है वर ए का एक्टिवेट होना बाय द हेल्प ऑफ एसिटोसिरिंगोन। तो मेरा पहला स्टेप है वर ए का एक्टिवेट होना, वर ए जो जी को एक्टिवेट करता है। अब दूसरा स्टेप होता है कि इन्होंने जाकर के वर जीन्स को एक्टिवेट कर दिया, D1 D2 वगैरह बन गए और सिंगल स्ट्रैंडेड tDNA को बाहर निकाल लिया। यानी कि पहला स्टेप हुआ डी, दूसरा स्टेप हुआ ए। अब जब tDNA निकल चुका है तो ये बी वाले कॉम्प्लेक्स के थ्रू प्लांट के अंदर एंटर करेगा, मतलब सी, और फिर वर E2 और E3 ये बाइंड करके इसे न्यूक्लियस तक पहुंचाएंगे। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन वाली कहानी याद है ना, बी। तो ये था करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट, मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मैच द फॉलोइंग वर प्रोटीन्स एंड देयर करेक्ट फंक्शन ड्यूरिंग एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफर ऑफ tDNA टू द प्लांट सेल। तो वर जी का क्या काम था भाई? वर जी एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था और वर जीन को इंट्रोड्यूस कराया करता था। यानी कि जी मतलब ए वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है 4th। हालांकि हम चाहें तो इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है, बट हम लोग फिर भी और चेक कर लेते हैं। वर B1 क्या था? B1 था जो कंपोनेंट ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर तैयार कर रहा था, यानी कि सी के लिए करेक्ट है 2nd। D2 के लिए अब न्यूक्लियस टारगेटिंग ऑफ tDNA, हमारे पास एक ऑप्शन तो ये है और दूसरा है प्रोटियासोमल मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन कोटेड tDNA कॉम्प्लेक्स। अब नो डाउट D2 का काम था DNA को काट के निकालना, न्यूक्लियस में ले जाकर जोड़ना। बी के लिए ऑप्शन रखेंगे 1 और लास्ट वर F। हालांकि वर F पर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी अब आप बाकियों को मैच करने के बाद में बोल सकते हो कि वर F प्रोटियासोम मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन कोटेड tDNA कॉम्प्लेक्स करता है। यानी कि डी के लिए करेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया 3rd का, और यही था हमारा ऑप्शन नंबर 2। कई बार क्वेश्चनों को सॉल्व करते करते हो सकता है हमारे पास सभी ऑप्शन की जानकारी ना हो, लेकिन कैंसिल आउट अप्रोच का इस्तेमाल करके हम लोग बड़े आराम से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 को ले लीजिए। एग्रोबैक्टीरियम टाइप्लाज्मिड वेक्टर आर यूज्ड टू जनरेट ट्रांसजेनिक प्लांट्स। Following are examples of Vir gene encoded protein that are important for transfer of tDNA into plant. इन्होंने ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है वर E, ये सिंगल स्ट्रैंड DNA बाइंडिंग प्रोटीन है। बी स्टेटमेंट है वर D2, ये जनरेट करता है T स्ट्रैंड्स को। सी स्टेटमेंट कह रहा है वर A सेंस करता है प्लांट फिनोलिक कंपाउंड्स को। डी वर F which direct T complex proteins for destruction in proteasome. Which one of the following combination of the protein function inside the plant cell?
अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन प्लांट सेल में जाकर के होता है। आपको याद है ना, हमने कहा था कि भाई बैक्टीरिया प्लांट की सेल के साथ में कंजुगेशन करेगा, टाई प्लाज्मिड से टीडीएनए निकल करके अंदर जाएगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन से प्रोटीन ऐसे हैं जो केवल प्लांट सेल के अंदर जाकर के काम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सी के साथ। सी याद है ना आपको, सबसे पहला प्रोटीन ए। ये तो प्लांट सेल में नहीं जाता, तो जहां जहां आपको सी दिखाई दे रहा है वो तो वैसे ही आंसर में नहीं है। तो ऐसे भी करके आपने इमीडिएटली आंसर को सॉल्व कर दिया, लेकिन अगेन फिर भी हम क्लियर करें तो ई आपको याद होगा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। D2 यहां से लेकर के और प्लांट की सेल तक साथ में रहता है जब तक कि न्यूक्लियस में इंटीग्रेट ना हो जाए। और एफ का इस्तेमाल भी यहीं पर होगा ताकि जो डीएनए पर चिपके हुए प्रोटीन्स हैं उन्हें डिग्रेड किया जा सके। तो इसलिए ए, बी एंड डी ये वो प्रोटीन्स हैं जो न्यूक्लियस में पाए जा रहे थे। तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करने अब रियली में इतने कॉम्प्लिकेट रह गए हैं? ओह, ये तो बड़े आराम से सॉल्व हो गया। अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, A student noted the following point regarding agrobacterium tumefacium। और इन्होंने पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। तो हमें स्टेटमेंट्स को ट्रू फॉल्स बोलना है। अब आप मेरे साथ बोलते रहिए। पहला स्टेटमेंट है एग्रोबैक्टीरियम tumefacium ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है, ट्रू और फॉल्स? ऑफ कोर्स ये ट्रू है। स्टेटमेंट को हम लोग यहां लेते हैं ए, बी, सी एंड डी। ए इज ट्रू। बी ऑप्शन है ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन्स आर प्रेजेंट इन द टीडीएनए रीजन ऑफ टाई प्लाज्मिड। क्या टाई प्लाज्मिड में लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर के बीच में थी या बाहर थी आपकी ओपाइन कैटाबोलिज्म के जीन? तो आपको याद होगा वो बाहर थी, यानी कि बी स्टेटमेंट इज फॉल्स। देन सी है ओपाइन आर सिंथेसाइज्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड अल्फा कीटो एसिड्स और अमीनो एसिड्स एंड शुगर। हमने स्टेटमेंट देखा था कि ये भी ट्रू है। और डी है अ कैलस कल्चर ऑफ क्राउन गोल्ड टिश्यूज कोज्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम tumefacium इन प्लांट्स कैन बी मल्टीप्लाइड विदाउट एडिंग फाइटो हार्मोन। मतलब ये सेल्स अगर आर्टिफिशियल मीडियम पे रखी हुई हैं जैसे कि एमएस मीडियम, तो ये बड़े आराम से ग्रो कर सकती हैं बिना बाहर से हार्मोन दिए हुए। फैक्ट है, क्योंकि टीडीएनए के अंदर ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन दोनों की जीन अवेलेबल थी। तो डी भी ट्रू है। तो हमारे पास केवल एक स्टेटमेंट था फॉल्स, दैट इज बी। करेक्ट थे ए, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन which one of the following approach is most likely to generate transgenic plant with incomplete transfer of passenger gene। हमें चेक करना है कि इनमें से तीन मेथड में से हमारी जीन पक्का जाएगी और एक कोई सा मेथड ऐसा होगा जिसमें हमारे जीन शायद ना जाए। तुम्हें याद है ना कि जब हमने कहा था कि आपके टाई प्लाज्मिड में जिसे आप टीडीएनए बोल रहे हो, वहां पर एक है लेफ्ट बॉर्डर और दूसरा है राइट बॉर्डर। तो राइट बॉर्डर से डीएनए अलग हटना शुरू होता है और जो भी जीनोम जाएगा उसमें राइट बॉर्डर को पहचाना जा रहा है, लेफ्ट बॉर्डर को पहचाना नहीं जाता। तो हो सकता है डीएनए इतना ही जाए या फिर हो सकता है डीएनए लेफ्ट बॉर्डर के बाद पर चला जाए। यानी कि लॉजिक ये है कि आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट जितना राइट बॉर्डर के पास होगी उतने ही उसके सही सलामत पहुंच जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इसी पॉइंट को याद रखिए। पहला ऑप्शन बोल रहा है प्लेसमेंट ऑफ सिलेक्शन मार्कर टुवर्ड द लेफ्ट बॉर्डर। हमने मार्कर जीन रख दी है लेफ्ट बॉर्डर के पास। पैसेंजर जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमने राइट बॉर्डर के पास रखी है, जैसे कि हमने यहाँ डायग्राम में दिखाया। तो ऑफ कोर्स इस वाले तरीके से जीन के सही सलामत पहुंचने के चांसेस हैं। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है एक्सप्रेशन ऑफ सिलेक्शन मार्कर अंडर कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर एंड पैसेंजर जीन अंडर टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर। भाई जीन्स के पास प्रमोटर कौन से लगा रखे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रांसफर पे, तो ये एक इररिलेवेंट ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है प्लेसमेंट ऑफ पैसेंजर जीन्स टुवर्ड लेफ्ट बॉर्डर एंड मार्कर जीन टुवर्ड राइट बॉर्डर। अगर मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेफ्ट बॉर्डर के बगल में और मार्कर जीन को राइट बॉर्डर के साथ में रखा तो भाई ज़्यादा चांस है कि केवल मार्कर जीन पहुंच जाए प्लांट के अंदर और जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंच ही ना पाए। इसलिए ऑप्शन नंबर सी वो है जहां पर इनकम्प्लीट ट्रांसफर ऑफ पैसेंजर जीन के चांस रहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है एक्सप्रेशन ऑफ बोथ सिलेक्शन मार्कर एंड पैसेंजर जीन्स अंडर कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर। अगेन प्रमोटर कौन से ऐड कर रखे हैं इसका जीन ट्रांसफर से कोई संबंध नहीं है।
ये प्रमोटर वाली कहानी का रोल तो बाद में आता है जब हम जीन के प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं। आई होप इस सेशन में आपने एग्रोबैक्टीरियम की कुछ बातें समझी, आपने प्रोसेस को समझा, वर्क प्रोटीन्स के प्रोडक्ट्स को देखा, फंक्शन को देखा और उसके बेस पर क्वेश्चन भी सॉल्व किए। आप भी हम लोगों के साथ आने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं, जैसे कि CSIR NET 2023, जहां पे हमारे पास 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के कोर्सेज हैं, गेट 2023 और ऑल इन वन MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, जो स्टूडेंट्स इन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ये कोर्सेज उनको ध्यान में रख करके डिजाइन किए गए हैं। हम लोग पढ़ते पढ़ाते कैसे हैं? आपने हमें ज्वाइन किया, हम लोगों ने आपके क्लासरूम का एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया। अब लाइव क्लासेस तो करेंगे हम स्काइप पर। भाई स्काइप पर करने का लॉजिक ये है कि हम चाहते हैं क्लासेस एक्चुअली में लाइव हो। लाइव क्लासेस लाइव ब्रॉडकास्ट के रूप में ना हो, लाइव क्लासेस लाइव इंटरेक्शन के रूप में हो। आप अपने सवाल पूछो, हम जवाब दें, हम सवाल पूछे तो आप जवाब दें, और ये कहानी लाइव होनी चाहिए, टाइपिंग वाली स्टोरी के साथ नहीं होनी चाहिए। क्लास सपोर्ट हम लोग टेक्स्ट PDF के द्वारा देखेंगे, असाइनमेंट्स करते जाएंगे, रेगुलर टेस्ट एंड क्विज करते जाएंगे, पर्सनलाइज सेशन भी रखेंगे और U&V सेशंस भी रखेंगे, जहां हम लोग अपनी कमियों को दूर करेंगे और साथ में मोटिवेट भी होंगे, ताकि अपने एग्जाम को बढ़िया तरीके से फोड़ सकें और आप भी iFly की सक्सेस स्टोरी का पार्ट बन सकें। iFly को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9013902981। चलिए पढ़ते रहिए और मजे कीजिए। बाय बाय। जो डर गया समझो मर गया।